एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब हीजू सायोन को किडनैपर के फ़ोन से कॉल करती है। सायोन फ़ोन उठा लेता है, वो हीजू से बात कर रहा होता है। तब टीम फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करने में लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई डिलीवरी पर्सन बाइक से आता है। वो गेट के पास एक बॉक्स रखता है और डोर नॉक करके चला जाता है। एक बंदा जब बाहर जाकर देखता है तो वहाँ नीचे उसे बॉक्स दिखता है। उसे लगता है किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा। वो जैसे ही बॉक्स लेकर अंदर आता है तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हम सायोन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बेहोश होता है। होश में आते ही बाकी इंजर्ड लोगों के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि सभी की हालत अब ठीक है। वो एक्सप्लोजन के बारे में भी पूछता है। तब दोजी उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें किडनैपर क्लियरली कैप्चर हुआ था। इसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें बॉडीगार्ड ने मैसेज किया था कि हीजू सेफली घर पहुंच गई थी। ये जानकर सायोन चैन की सांस लेता है। फिर सायोन कहीं जाने लगता है। तब दोजी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पुलिस इस मामले को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सायोन कहता है कि उसने मुझे चैलेंज किया है, मेरे ऑफिस में और मेरी टीम पर अटैक किया है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ हीजू को ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। तभी सायोन घर पर आता है। वो सीधा हीजू के पास जाता है, उसे टेबल पर बिठाता है और उसे कहता है कि ब्लास्ट के बारे में तो तुम्हें पता होगा ही। उसके रिगार्डिंग मुझे एक लीड मिली है और मुझे सच का पता लगाना ही होगा, इसलिए प्लीज़ कोऑपरेट करो। ये कहकर वो हीजू का स्कर्ट हटाने लगता है ताकि वो मोल चेक कर सके। हीजू रजिस्ट करती है। तब वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम किडनैपर को नहीं जानती, राइट? हीजो कहती है कि हाँ, मैं नहीं जानती। तब सायोन कहता है कि ऐसा क्यों लगता है कि किडनैपर तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। यह कहकर वो हीजू के करीब जाने लगता है और उसके स्कर्ट को हटाने लगता है। तब हीजू सोचती है कि अगर वो पिक्चर के बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेगी कि ये फ़ोटो कैसे किडनैपर के पास पहुंची। यह सोचकर वो सायोन को धक्का देकर पीछे हटा देती है। तभी सायोन को कॉल आता है और वो चला जाता है। तब हीजू चैन की सांस लेती है। कॉल दोजी का होता है। वो ब्लास्ट की डिटेल्स के बारे में सायोन को बता रहा होता है। हीजू इनकी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो कि ग्लासेस के पीसेस को उठा रही होती है। तब सायोन आता है और हीजू से फ़ोन मांगता है। उसे ये चेक करना होता है कि कहीं हीजू के फ़ोन को किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। जब हीजू फ़ोन लेकर वापस आती है तो देखती है कि सायोन खुद ही ग्लास के पीसेस को उठा रहा था। वो हीजू से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि जल्दी फ़ोन लौटा देगा। वो हीजू को घर पर ही रहने को कहता है और फिर चला जाता है। इसके बाद हीजू तुरंत जाकर किडनैपर के फ़ोन से अपनी फ़ोटो डिलीट कर देती है। अगले सीन में हम सायोन और हीजू की फैमिली को एक साथ देखते हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सायोन की मॉम गलती से हीजू की मॉम के ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और वो यहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। यहाँ हमें क्लियरली दिखता है कि सायोन और हीजू की मॉम की आपस में नहीं बनती है। अगले सीन में हम किडनैपर को देखते हैं जो कि फ़ोन पर मैसेज के थ्रू किसी से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका भी कोई बॉस है जो कि इसे ये काम करवा रहा है। वो अपने बॉस से पूछता है कि क्या उसने बॉम्ब ब्लास्ट वाली न्यूज़ देखी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इस सीन में हम सायोन को देखते हैं जो कि हीजू का फ़ोन देख रहा होता है। वो हीजू और सांगवू के चैट को पढ़ लेता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम यूरी और सांगवू को देखते हैं जहां सांगवू का इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर सांगवू से पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने अपने चैनल पर रिवील नहीं किया है। तब यूरी कहती है, अगर कुछ ऐसा है भी तो ये हमारे चैनल पर रिवील क्यों करेंगे। इस पर सांगवू कहता है कि हाँ, एक बात है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है। तब यूरी पूछती है कि वो बात क्या है। इस पर सांगवू कहता है कि ये मत पूछो कि वो क्या है, ये पूछो कि मैंने अभी तक वो बात बताई क्यों नहीं है। तब सांगवू बताता है कि एक ऑर्फनेज है जिसका नाम नूरी ड्रीम सेंटर है जहाँ मैं बड़ा हुआ। 20 साल पहले वहाँ एक बहुत बड़ा मैंशन था जहाँ एक बहुत अमीर फैमिली रहती थी। उस घर में एक और छोटा बच्चा था जिसके साथ सांगवू खेला करता था। एक दिन उस मैंशन में बहुत ही टेरिबल चीज़ हुई। सांगवू अभी आगे की बात बता ही रहा होता है तभी उसका फ़ोन बजता है और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हम सायोन को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर नूरी ड्रीम सेंटर को सर्च कर रहा होता है। तभी हीजू के फ़ोन पर सांगवू का मैसेज आता है। वो हीजू को लंच के लिए पूछ रहा था।
फिर हम हीजू और सांगू को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ यूरी आती है। वो इन दोनों को एक साथ बैठा देखकर पूछती है कि क्या इनका पहले से लंच का प्लान था। तब सांगू बताता है कि हाँ, एक्चुअली में हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इस पर यूरी कहती है उसका भी प्लान बहुत ही सडन बना है। ये कहकर वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी हम सायोन को वहाँ आते हुए देखते हैं। यूरी और सायोन एक साथ लंच पर आए थे। हीजू जैसे ही सायोन को देखती है वो छुपने लगती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और उसे लगता है कि सायोन ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो हीजू को नहीं जानता। बट वो आते ही हीजू के टेबल के पास खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दोजी को देखते हैं जो कि पुलिस से इंटेरोगेशन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ रोड पर एक ब्लास्ट होता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दीवार के पीछे से छिपकर देख रहा होता है। जैसे ही दोजी की नज़र उस पर पड़ती है वो भागने लगता है। इस पर दोजी उसका पीछा करता है। फिर दोबारा सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम सायोन, हीजू, सांगवू और यूरी को एक साथ एक टेबल पर लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ सांगवू हीजू के प्लेट में फूड सर्व कर रहा होता है। ये देखकर सायोन जेलस फील करता है। इस पर यूरी उसे बताती है कि दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सांगवू को सी फूड बहुत पसंद है। यूरी यहाँ सायोन से पूछती है कि वो हीजू को कैसे जानता है। इस पर सायोन कहता है कि रिसेंटली हीजू ब्रिटिश एम्बेसी में उसके साथ गई थी एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। यहाँ हम सांगवू और हीजू को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखते हैं, जिससे सायोन काफ़ी जेलस हो रहा होता है। यहाँ हम सायोन और सांगवू के बीच में एक छोटी सी नोकझोंक भी देखते हैं। सायोन पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। इस पर सांगवू रिप्लाई करता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या, जिस पर सायोन हाँ में जवाब देता है। हीजू ये सब देखकर गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर सायोन को भी दोजी का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने चला जाता है। यहाँ दोजी उसे बताता है कि उन लोगों ने किडनैपर को पकड़ लिया है और उसका इंटेरोगेशन चल रहा है। सायोन बोलता है कि वो भी वहाँ पे आ रहा है। जैसे ही वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करके पीछे मुड़ता है, हीजू वहाँ खड़ी होती है। वो सायोन से पूछती है कि वो रेस्टोरेंट में क्या करने आया था और क्या वो उस पर स्पाइंग कर रहा है। इस पर सायोन पूछता है कि क्या वो उससे कुछ छिपा रही है। फिर हीजू पूछती है कि क्या वो उस पर और सांगू पर शक कर रहा है। वो बोलती है कि सांगू ऐसा लड़का नहीं है, इसलिए उस पर शक करना बंद कर दो। तब सायोन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सांगू को बहुत अच्छे से जानती हो, बट क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? हम तो एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बट शायद मैं गलत था। ये कहकर वो चला जाता है। तब हीजू भी सांगू को कहती है कि मुझे भी जाना होगा, और वो भी चली जाती है। अगले सीन में हम हीजू को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि उसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गुड लक विश कर रही होती है। यहाँ हीजू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि डाइवोर्स के बाद कैसा लगता है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, और क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है। इस पर हीजू कहती है कि वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या ये उसने तुमसे खुद कहा है। अगर ऐसा है तो वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि जो सच में सेपरेट होना चाहते हैं वो कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, बल्कि चुपचाप अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम दोजी और सायोन को किडनैपर के बारे में डिस्कशन करते हुए देखते हैं। सायोन यहाँ दोजी को सांगू के बारे में पता लगाने को कहता है और ये भी पूछता है कि क्या वो सांगू को जानता है। इस पर दोजी कहता है कि हाँ, ये एक साइकियाट्रिस्ट है और एक यूट्यूबर भी। इसके 200 के सब्सक्राइबर्स भी हैं। फिर हम हीजू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड की कही हुई बात सोच रही होती है कि अगर उसे डाइवोर्स लेना है तो उससे पहले उसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर की जॉब लेनी होगी। फिर हम हीजू को अपनी कार में बैठा हुआ देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसकी कार फिर से हैक हो गई है और उसके कार में खुद ही सॉन्ग प्ले होने लगता है, जिसे देखकर हीजू बहुत डर जाती है। पार्किंग में एग्जिट डोर भी सिक्योरिटी गार्ड गलती से क्लोज कर देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और हीजू को सॉरी बोलता है और हीजू वहाँ से तुरंत अपने घर चली जाती है। वो घर आते ही किडनैपर वाले फ़ोन को चेक करती है और सोचती है कि क्या किडनैपर को पता है कि फ़ोन उसके पास है। तभी सायोन आता है और वो हीजू को उसका फ़ोन दे देता है। कहता है कि इसमें हैकिंग का कोई ट्रेस नहीं मिला। हीजू वहाँ से अपना फ़ोन लेकर जाने लगती है। तब सायोन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। इस पर हीजू कहती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रही है। तब सायोन पूछता है कि क्यों जा रही हो। इस पर हीजू कहती है कि बियर और आइसक्रीम लेने।
तब सायोन पूछता है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए, और वो खुद चला जाता है सामान लेने। उसके घर से बाहर जाते ही हीजो उसको किडनैपर वाले मोबाइल से कॉल करती है और कहती है कि ये सब ख़त्म करते हैं, बस तुम हीजो को डाइवोर्स दे दो। इस पर सायोन कहता है कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। इसका आंसर हीजो के पास नहीं होता। फिर हीजो कहती है कि तुम दोनों की फोर्स्ड मैरिज है और तुम उससे प्यार भी नहीं करते, इसलिए उसे डाइवोर्स दे दो। फिर सायोन कहता है कि तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूँगा। वो कहता है कि हीजू मेरा वेट कर रही है और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन बियर और आइसक्रीम लाया होता है और वो हीजू से कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें मिसलीड करे तो तुम्हें ये बात पहले से पता हो। फिर वो हीजू से इंटरव्यू के बारे में पूछता है कि क्या उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया है, और उसे कुछ सजेशंस देकर वो जाने लगता है। तब हीजू उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ जॉब करूँ। अगर मैं वहाँ जॉब करूँगी तो सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा, मेरा फेस रिवील हो जाएगा, तो तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे। इस पर सायोन कहता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने सिलेक्शन को लेकर, पहले सेलेक्ट तो हो फिर बात करना। फिर हीजू कहती है कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ और मुझे ही जॉब मिलेगी। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर सायोन फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अच्छा फिर बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये कहते हुए वो हीजू के करीब जाने लगता है। वो हीजू से कहता है कि ऐसा लगता है कि किडनैपर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बातें सच साबित हो। ये कहकर वो हीजू के रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि वो हीजू के बेड पर जाकर सो गया है। जैसे ही हीजू वहाँ आती है वो हीजू को भी आकर सोने को कहता है। वो कहता है कि वो उसे बाइट नहीं करेगा। जब हीजू नहीं आती तो सायोन कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। यह कहकर वो लाइट ऑफ कर देता है, पर हीजू भी हार नहीं मानती। वो दोबारा लाइट ऑन कर देती है। ऐसे ही इन दोनों के बीच लाइट ऑन ऑफ को लेकर नोकझोंक होती है। फिर सायोन कहता है कि तुम्हें डर किस बात का है, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अगर ये करना होता तो मैं ये बहुत पहले ही कर चुका होता। फिर सायोन कहता है कि वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा अपने पास सोने को। ये सुनते ही हीजो गुस्से से आती है और वो सायोन के सर के नीचे से पिलो को खींचती है और सो जाती है। वो सायोन की तरफ बैक करके सो जाती है। इस पर सायोन कहता है कि किसी की तरफ बैक करके सोना बैड मैनर होता है। फिर हीजो साइड चेंज कर लेती है और सायोन की तरफ फेस करके सो जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये काफ़ी क्यूट सीन होता है। सायोन हीजो के सेफ्टी को लेकर परेशान होता है। वो कहता है कि किडनैपर को मेरे ऑफिस का एड्रेस पता है, उसे घर का भी एड्रेस पता होगा, इसलिए घर भी सेफ नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ। वो हीजो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम किडनैपिंग वाले दिन की सारी बात भूल जाओ, ये सोचना कि वो एक बैड ड्रीम था। वो कहता है कि वो सारी बातें भी भूल जाओ जो मैंने तुमसे कही थी। हीजो ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो सायोन को प्यार से देख रही होती है और वो उसे देखते देखते सो जाती है। फिर सायोन उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हीजो को पास्ट का सपना आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब हॉस्पिटल में उसको होश आता है तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्यों बच गई, मर गई होती तो अच्छा होता। वो बोलती है कि चेयरमैन का बेटा मर गया है और उसकी बेटी बहरी हो गई है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इससे चेयरपर्सन को गुस्सा आ गया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तुम एक काम करो, तुम गूंगी बन जाओ, कुछ मत बोलना आज के बाद। और तभी से हीजो एक गूंगी बनने का नाटक कर रही है। इस सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अगले सीन में हम हीजो के रियल फादर को देखते हैं। किडनैपर उनको हॉस्पिटल से किडनैप करके ले जाता है। वो हीजो के फादर के मोबाइल से हीजो को कॉल करता है। वो अपने फ़ोन के बारे में पूछता है कि क्या तुम उसका अच्छे से यूज़ कर रही हो, मुझे पता है कि फ़ोन तुम्हारे पास है। वो पूछता है कि क्या तुम उस फ़ोन से सायोन को थ्रेटन कर रही हो, तुम उससे मांग क्या रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं वो फ़ोन लेने आ रहा हूँ। फिर हीजो उसे बता देती है कि वो डाइवोर्स मांग रही है सायोन से। इस पर किडनैपर जोर जोर से हंसता है। वो हीजो से कहता है कि तुम उस फ़ोन से सायोन को थ्रेटन करते रहो और प्रॉमिस करो कि तुम सायोन को थ्रेटन करना बंद नहीं करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीजो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, बट वो वहाँ अपने फादर को सेफ पाती है। पुलिस ऑलरेडी वहाँ होती है। वो बताते हैं कि एक केयर टेकर को वो अकेले बेहोश मिले थे। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी उसके फादर को भी होश आ जाता है
अगले सीन में हम देखते हैं कि हीजू पुलिस की गाड़ी में जा रही होती है। तभी उनका रेडियो हैक हो जाता है। ये सबसे हीजू परेशान हो जाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पुलिस वाले कार को रोकते हैं और हीजू बाहर निकलती है। बाहर आकर वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रोने लगती है। वो ये सोचती है कि उसका अपना कोई भी नहीं है जिसे उसकी परवाह हो। तभी हम सामने से सायोन को आते हुए देखते हैं। वो पुलिस वालों को कहता है कि वो खुद आकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवा देगा। पुलिस वाला उनके रिलेशन के बारे में पूछता है। इस पर सायोन बताता है कि वो उसकी वाइफ है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।